Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. In civics, we are reading chapter first, democracy and equality. And in this chapter, we already discussed about democracy and equality, the meaning of democracy, how democracy formed, what is democracy, how people rule in a democracy, how the representatives elected, how government works. इतना सारा हमने डेमोक्रेसी में समझ लिया था पिछले वीडियो में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो आप चैप्टर के आगे का पोर्शन समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो कंप्लीट करिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। तो प्लीज़ आप पहले उस चीज़ को क्लियर कीजिए, तब आगे का टॉपिक आइए। आप फ्लो में चलिए, फ्लो ब्रेक मत करिए। लास्ट वीडियो में हमने डेमोक्रेसी को समझ लिया था, ये भी समझा था कि डेमोक्रेसी कहाँ से आई है। तो ग्रीक वर्ड जो है डेमोक्रेटिया, वहाँ से डेमोक्रेसी आई है। डेमो का मतलब क्या है, लोग, और क्रेसी का मतलब है एक सिस्टम, मतलब लोगों का सिस्टम, एक गवर्निंग सिस्टम जिसमें लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इंडिया कैसी कंट्री है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। हम लोग डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं बनते, लेकिन हम क्या करते हैं, इलेक्शन में वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में भेजते हैं, और वही लोग कंट्री के लिए लॉज बनाते हैं और चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इंडिया कैसा है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। फिर हमने मोनार्की को समझा था कि मोनार्की क्या होती है, और डिक्टेटरशिप को भी समझा था उसी वीडियो में कि डिक्टेटरशिप क्या होती है। अब हमें आज समझना है हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए कौन से एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है, हमको ये तो पता ही है कि वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक से, मतलब एथेंस से। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी कहाँ स्टार्ट हुई होगी, एथेंस में। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझिए, ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले एथेंस में ही स्टार्ट हुई हो, क्योंकि जब नोमैडिक पीपल थे, जब लोग आदिवासी थे, तो हर जगह पे आदिवासी थे। और आदिवासी लोगों के टाइम में क्या था, कोई लीडर, कोई किंग तो होता नहीं था। तो जब किंग्स नहीं होते थे तो जो कबीले के लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो नोमैडिक पीपल हैं, वो एक साथ बैठा करते थे। और जब कोई चीज़ उन्हें डिसाइड करनी है तो वो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे घर है, घर में कोई चीज़ आनी है तो मम्मी पापा, चाचा, दादा दादी सब लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो डिस्कशन है और सबका व्यू लेके कोई डिसीज़न लेना, यही डेमोक्रेसी है। सबसे सिंपल आप ऐसे समझिए, समझे ना। तो जैसे जो नोमैडिक्स पीपल थे, वो जब एक साथ बैठेंगे, कोई नया रिचुअल्स ला रहे हैं, कोई नया लॉ ला रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको एलिमेंट कर वो एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इसको क्या, ये डेमोक्रेसी का ही फॉर्म है। तो सबसे पहले ये चीज़ एथेंस में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। आप इसको देखो, हम पढ़ेंगे। इन एथेंस द एंशिएंट सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस, all the male citizens formed a body called the assembly that took the important decision of the state. This was perhaps the earliest form of direct democracy, where people directly participated in governance. But slave women and people of the other state living in Athens were not a part of the assembly and did not participate in the decision making. मतलब क्या है, एथेंस जो है वहाँ पे ग्रीस में क्या है, लोगों ने एक असेंबली बनाई। असेंबली का मतलब एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जो उस स्टेट, उस एरिया में क्या होना है, क्या नहीं होना है, लोग कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, इन चीज़ों को डिसाइड करेंगे। सारे रूल्स वही बनाएंगे। तो जब रूल बनेगा तो सारे लोगों का क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए ना। मान लीजिए 4 लोग मना कर रहे हैं, 6 लोग कह रहे हैं हाँ बनेगा, तो नहीं बनेगा ना। कोई भी रूल होगा वो तभी अप्लाई होगा जब वो अच्छा हो, लोगों को उससे प्रॉब्लम ना हो। तो जो असेंबली में लोग थे, उन्होंने ऐसे ही क्या बनाए, रूल बनाए। और वो क्या थे, उस असेंबली के पार्ट थे। लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या था, स्लेव्स, जो दास होते थे, जो नौकर होते थे, गुलाम होते थे, और जो
वुमेन्स थी उन्हें इस असेंबली का क्या नहीं था, मेंबर बनने की परमिशन नहीं थी। तो जो भी डिसीजन होगा उसमें ना वुमेन्स होंगे ना स्लेव्स होंगे। मतलब क्या है, मतलब कि जितने भी लोग हैं उस असेंबली में, वो अगर ऐसा कोई लॉ बनाए जिससे स्लेव्स को नुकसान है या वुमेन्स को नुकसान है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वुमेन्स ही नहीं है मेंबर्स में। अगर वुमेन्स के साथ कोई बुरा कर रहा है तो वुमेन्स की वॉइस उठाने के लिए वुमेन होनी चाहिए, स्लेव्स की वॉइस उठाने के लिए स्लेव्स होने चाहिए। तो ना स्लेव्स हैं ना वुमेन्स हैं, तो जो लोग हैं वो अपने हिसाब से कोई ऐसा भी रूल बना सकते हैं जो किन के लिए हार्मफुल होगा, स्लेव्स के लिए और वुमेन्स के लिए। तो जो हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ से स्टार्ट हुई? एथेंस से, ग्रीक्स से, जहाँ पे मेल्स ने क्या किया, एक असेंबली बनाई जिसमें वो मेंबर्स थे और वो अपने शहर के, अपने स्टेट के लिए नए रूल बनाते थे, ठीक है ना। और इस जो असेंबली जो थी उसमें स्लेव्स और वुमेन्स मेंबर नहीं थी। अगला देखिए, डेमोक्रेसी डेवलप्ड फर्दर इन द रोम एम्पायर एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। An assembly of important citizens called the Senate was formed and people elected council to run the government for a 1-year term. रोमन एम्पायर में क्या है, रोमन एम्पायर में असेंबली को फॉर्म किया गया, लोगों को क्या किया गए, लोगों को इलेक्ट किया गया कि इस एरिया से ये इलेक्ट होगा, इस एरिया से ये इलेक्ट होगा, इस एरिया का ये आदमी अच्छा है, ये अपनी बात असेंबली में रखेगा। और असेंबली जो बनाई गई, ठीक है ना, उसको सेनेट कहा गया। क्या कहा गया? सेनेट। जैसे इंडियंस की जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग संसद बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही वहाँ का जो पार्लियामेंट बनाया गया, वहाँ की जो असेंबली बनाई गई, जहाँ पे लोगों को क्या करना था, रूल्स बनाने थे और समझाना था कि लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, उसे सेनेट कहा गया। और वहाँ पे क्या था, 1 ईयर का टर्म था लोगों का। जो इलेक्टेड होगा वो 1 साल के टर्म तक वहाँ रहेगा। और इंडिया में क्या है, 5 साल का टर्म होता है। इन द एज ऑफ फ्यूडलिज्म that came after the fall of Roman Empire, democracy was almost forgotten. It was an age of violence, wars and tyranny of the kings. फिर एक टाइम आता है जब कबीले, जो ग्रुप हैं, जो नोमैडिक पीपल हैं, जो एक साथ रह रहे हैं, जिसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, तो उसके बाद क्या आता है, एक किंग का रूल आता है। ये तो हमने समझे ही है। अर्ली ह्यूमंस में भी हम जानते हैं कि क्या है, सबसे पहले लोग ऐसे ग्रुप्स में ही रहा करते थे, फिर उनमें से कोई ग्रुप का लीडर बन गया, ग्रुप का लीडर से किंग हो गया, किंग से उसने अपना एम्पायर बढ़ाया, एम्पायर बढ़ा तो वो क्या हो गया, एम्पायर बढ़ाने के बाद वो बहुत बड़ा सम्राट या बहुत बड़ा महाराज हो गया, समझे ना। तो जब ये राजाओं का टाइम आ गया था तो एक नई चीज़ आती है। क्या आती है? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब सुपर पावर में राजा, उसके नीचे उसकी मिनिस्ट्री, उसके नीचे उस किंगडम की नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब पूजा पाठ कराने वाले लोग। और इसमें नुकसान किसका होगा? स्लेव्स का, फार्मर्स का। तो इस टाइम पे क्या हो गया, फार्मर्स की चिंता करना लोग भूल ही गए, स्लेव्स की, वीकर्स की, लेडीज़ की फिक्र करना भूल ही गए। राजा ने अपना हिसाब समझा, ठीक है ना, फ्यूडल्स ने अपना हिसाब समझा, जो नोबिलिटी थी उसने अपना मतलब समझा। तो इस तरह से क्या हुआ, राजाओं की पावर आ गई और डेमोक्रेसी गायब ही हो गई। अब देखिए डेमोक्रेसी फिर दोबारा से कैसे आई उसको समझते हैं। An important milestone in the history of democracy was the signing of Magna Carta in 1215. व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा एक जैसे रूल बुक है, कोई रूल बुक आए और उसमें बहुत अच्छे रूल बुक हों तो उस रूल बुक को मैग्ना कार्टा बोल दिया जाता है। द Great Charter of the Liberties of England, the Magna Carta was a document that the king was made to sign by the group of nobles. It restricted the privileges of the king and established that the king could not punish people on the basis of law of the land. Even the king himself was not above the law. The nobles could punish him if he broke the law. एक टाइम था जब राजा ही सुपीरियर था, राजा जो चाहता था वो कर लेता था, ठीक है ना। फिर धीमे धीमे टाइम आगे निकलता है तो जो नोबिलिटी है, जो जिन्हें सबकी फिक्र है,
जो नीचे लोअर क्लास के लोग हैं, स्लेव्स हैं, ठीक है ना, वुमेन्स है, उनकी फिगर है। उन्होंने क्या बनाया, एक मैग्ना कार्टा बनाया, एक रूल बुक बनाई, और एक रूल बुक में क्या किया, राजा को साइन करने के लिए फोर्स किया कि राजा को भी इस मैग्ना कार्टा को साइन करना पड़ेगा। अब वो रूल बुक थी, तो अब ये नहीं रहेगा क्या कि राजा जैसा चाहेगा वैसा कर लेगा। अब सब कुछ किस हिसाब से चलेगा, उस रूल बुक के हिसाब से चलेगा कि लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। अगर रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो तो इतना ही रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, अगर ऐसी कंडीशन हुई ड्रॉट की तो रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो एक रूल बुक सेट हो गई, रूल बुक सेट हो गई तो राजा की पावर्स क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। अब राजा, इसका मतलब किसी को किसी भी बात के लिए पनिश नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब मैग्ना कार्टा आया तो राजा सबसे पावरफुल तो था, मतलब सबसे टॉप पे था, समझे ना, ऊपर सबसे पावरफुल में, लेकिन क्या था, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता था। तो यहाँ से थोड़ा सा फिर से हम डेमोक्रेसी की तरफ वापस आ गए। ओके, इसके बाद देखिए, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस was next important step in the history of democracy. 13 British colonies in North America declared war against the British monarchy. In 1776, the colonies adopted a document called the United Nations Declaration of Independence, which stated that the colonies were no longer a part of British Empire and they were forming a new sovereign state, the United States of America. अगर ब्रिटिशर्स से सबसे पहले कोई आज़ाद हुआ तो वो था अमेरिका, ठीक है ना, और इसको पढ़ा जाता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। थोड़ा समझिए, जब इंडिया में मुगल्स का एम्पायर था तो यूरोप में ब्रिटिशर्स लगभग 400 देशों के ऊपर राज्य कर रहे थे। बात समझ में आ गई? जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ऑक्यूपाई किया था, अंग्रेज़ भारत में थे और भारत के लोगों से काम करवा रहे थे, वैसे ही ब्रिटिशर्स पूरे वर्ल्ड में लगभग 100 से 150 कंट्रीज़ जो हैं, एरियाज़ जो हैं, उनको क्या कर रहे थे, उन कॉलोनीज़ को पकड़े हुए थे, वहाँ पे काम करा रहे थे। उस टाइम पे कंट्रीज़ ऐसे नहीं थी जैसे अपनी कंट्रीज़ हैं। वहाँ पे क्या, जैसे ऐसे समझ लिए, जैसे इंडिया है, इंडिया भी यूनाइट है तो पूरा इंडिया है, लेकिन उस टाइम पे अगर हम जाएं आज से 2 साल पहले तो इंडिया के अलग अलग पार्ट हैं। पंजाब अलग है, गुजरात अलग है, सिंध अलग है, कश्मीर अलग है, साउथ अलग है, ठीक है ना, मेघालय अलग है। तो इन चीज़ों को, ये जो हमारे अब स्टेट्स बन गए हैं, इनको भी कंट्रीज़ माना जाता था। तो ओवरऑल जो कॉलोनीज़ थी ब्रिटिशर्स की, वो 250 से 300 के लगभग थी, जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहे थे और लोगों को सरप्रेस कर रहे थे। सरप्रेस कैसे कर रहे थे, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा कोई चीज़ उगती है और दूसरे एरियाज़ में वो चीज़ नहीं उगती, तो सीधी सी बात है, मतलब अपने यहाँ आलू उग रहा है और पाकिस्तान में आलू नहीं है, तो पाकिस्तान के लोग आलू अपन से ख़रीदेंगे और महंगा ख़रीदेंगे। तो ऐसा ही ब्रिटिशर्स करते थे। जो चीज़ इंडिया में जैसे पल्सेस हुई, टी हुई, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, कॉटन हुआ, सिल्क हुआ, ये सब यहाँ से ख़रीद के यूरोप में बेचा करते थे और प्रॉफिट कमाते थे। अमेरिका में जो चीज़ हुई वो अमेरिका से बनवा के, मैन्युफैक्चर करवा के अपने यहाँ बेचा करते थे, तो प्रॉफिट कमाते थे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। तो इसी टाइम पे क्या होता है, 1776 के टाइम पे जो कॉलोनीज़ हैं अमेरिका के आसपास की 13 कॉलोनीज़, वो क्या करती हैं, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई चालू कर देती हैं, रिवॉल्ट चालू कर देती हैं और कहती हैं हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें आपके अंडर काम नहीं करना, आप जाइए। तो ब्रिटिशर से रिवॉल्यूशन लेते हैं, फिर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसको सब हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन में पढ़ते हैं। और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं, जो आज सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। अब दूसरी चीज़ भी समझिए, फिर आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब फ्रांस में क्या था, जो किंग था, ठीक है ना, किंग सुपर पावरफुल था, लेकिन वो क्या था, सुपर पावरफुल होने के साथ वो लोगों को बड़ा परेशान कर रहा था। जैसे टैक्सेस इंक्रीज कर देना। अब जो लोअर क्लास है, जो स्लेव्स हैं, जो फार्मर्स हैं, पता पड़ा फसल हो नहीं रही और आपको टैक्स देना है, आप परेशान कर रहे हो, तो वो परेशान हो जाएगा। तो वहाँ पे जो नोबिलिटी है, ठीक है ना, जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो स्लेव्स हैं, वो सब राजा के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करते हैं, राजा को भगा देते हैं,
ठीक है ना, और उसके बाद अपनी असेंबली बनाते हैं और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, अपनी डेमोक्रेसी लाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फ्रांस में डेमोक्रेसी आई और उन्होंने भी क्या किया, एक असेंबली बनाई जहाँ पे नए रूल्स नए लॉ बनाए गए। तो यहाँ से जितने भी कंट्रीज़ हैं जो ब्रिटिशर्स के ओवरऑल दबे हुए थे, फ्रेंच ब्रिटिशर्स के नीचे नहीं दबे थे, फ्रेंच अपने राजा से ही परेशान थे। तो उन्होंने राजा के अगेंस्ट सरप्रेस किया, राजा के अगेंस्ट वॉर की, ठीक है ना, और उसके बाद वो कहाँ पहुँचे, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई। इसको देखो हम पढ़ रहे हैं तो समझ जा देंगे थोड़ा सा और। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट ब्रॉट अबाउट द डाउनफॉल ऑफ द मोनार्की एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मोनार्की का ख़त्म होना और डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिश होना फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे ही बेस्ड है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे बेस्ड क्यों है? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोग जो नॉर्मल पीपल थे उन्होंने राजा जैसी पावर को ख़त्म कर दिया था। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, इतने ब्रेव थे कि राजा से अगेंस्ट लड़ गए थे वो, और कमज़ोर लोग। तो इन्होंने पूरी दुनिया को आइडिया दिया कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास और स्टेट। फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी। द फर्स्ट स्टेट कंप्रोमाइज द प्रीस्ट एंड रिलीजियस लीडर। द सेकेंड स्टेट कंप्राइजिंग द नोबिलिटी रूल्ड ओवर द थर्ड स्टेट विच ऑलमोस्ट इंटरली कंप्रोमाइज ऑफ पुअर पीजेंट। पहली में प्रीस्ट, दूसरे में नोबिलिटीज़ और तीसरे में फार्मर्स। यहाँ फ्रेंच में होता क्या था, पहली वाली जो है, ठीक है ना, प्रीस्ट, उन पे कोई टैक्स नहीं लगता था, नोबिलिटी पे कोई टैक्स नहीं लगता था, फार्मर्स पे ही पूरा टैक्स लगता था। जो भी होगा फ्रेंच में, मान लो फ्रेंच की इकोनॉमी गड़बड़ है तो किसानों पे टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है ना, फ्रेंच को ज़्यादा पैसा चाहिए तो फिर किसानों पे टैक्स बढ़ा दिया। तो वो लोग थक चुके थे, ठीक है, फैमाइन की कंडीशन बहुत बार सर्वाइव की, कुछ नहीं बचा था, उनके पास खाने को नहीं था, तो वो राजा के अगेंस्ट ही लड़ गए थे। द थर्ड स्टेट वॉज मेड पे ऑल द टैक्सेस, देखिए लिखा भी है, द थर्ड स्टेट वॉज मेड टू पे ऑल द टैक्सेस वाइल द किंग एंड द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट लेड अ लेविश लाइफ। लेविश मतलब मस्त लाइफ जी रहे थे ये लोग। फाइनली द थर्ड स्टेट रिवॉल्ट द लेड टू द फाइनल फॉल ऑफ मोनार्की। अ नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली was formed with representative of all 3 states. It adopted the Declaration of Rights of Man of the Citizen 1789, which stated that all men are equal by nature and before the law. तो इन्होंने क्या किया, वो सब लड़ गए, उन्होंने राजा को भगा दिया, ठीक है ना, डेमोक्रेसी रिस्टैब्लिश की। अब अपनी डेमोक्रेसी में उसने नोबिलिटीज़ को भी रखा और प्रीस्ट को भी रखा और फार्मर्स भी हुए और नए तरह से लॉ बनाए और नई तरह से फ्रेंच को आगे बढ़ाया। अब मेन ट्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो मान लीजिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोग इंडिपेंडेंट हैं, लोग जो चाहते हैं वो करें, तो भैया क्राइम होने लगेगा, चोरी चकारी होने लगेगी, लड़ाई झगड़े बहुत होने लगेंगे, क्योंकि डर ही नहीं रहेगा। राजा के टाइम पे इसलिए होता था, क्या राजा के टाइम पे प्रॉब्लम्स नहीं होती थी क्योंकि राजाओं से डर होता था, उनकी आर्मी का डर होता था, उनकी मिलिट्री का डर होता था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स का डर था। अब इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट का मतलब बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ना क्योंकि इंडिपेंडेंट है, नहीं जा रहे स्कूल क्योंकि इंडिपेंडेंट है, दुकान पे कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि इंडिपेंडेंट है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारकाट हो रही, समझे ना, पुलिस नहीं है, कोई हेलमेट ही नहीं लगा रहा, एक्सीडेंट हो रहा है, आदमी भागे जा रहा, तो इस टाइप की कंडीशंस बनेंगी। तो इसके लिए क्या होता है, हमें एक रूल बुक चाहिए होती है। रूल बुक, ऐसी रूल बुक जो सबके लिए सेम हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो पावर में ना हो। तो ऐसी एक रूल बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, जिसको हम कहाँ कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और उसी रूल बुक में सारी चीज़ें लिखी हैं कि कौन इंसान क्या करेगा, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, और उसको ही हमको फॉलो करना होता है। तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट चलाने के लिए गवर्नमेंट कैसे चलेगी, गवर्नमेंट खुद पावरफुल ना हो जाए, लोगों से कैसे रोकेंगे, गवर्नमेंट की लिमिट्स क्या हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं, ह्यूमंस के राइट्स क्या हैं, ह्यूमन की ड्यूटीज़ क्या हैं, कोई कुछ करेगा तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, कोई क्राइम करेगा तो क्या पनिशमेंट है, कोई क्राइम नहीं करेगा, कोई अच्छे काम करेगा तो क्या रिवॉर्ड है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर्ड है।
One feature that distinguishes democracy from other form of government is that in a democracy the ruler are not free to do what they like. The citizen and the government have to follow certain basic rules. These rules and law are written down according to which a country is governed. This written document is called constitution. The constitution is about the all law of a country. बात समझ में आ गई। तो रूल बुक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या रोकेगा? कॉन्स्टिट्यूशन हमें भी रोकेगा कि हम गलत काम ना करें। कॉन्स्टिट्यूशन उन लीडर्स, ठीक है ना, उन लीडर्स को भी रोकता है जो पावर में हैं, जो कंट्री चला रहे हैं, कि वो गलत डिसीज़न ना ले सकें। कैसे रोकता है? ऐसे समझिए, जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो कोई डिसीज़न लेता है तो उस डिसीज़न को रोकने के लिए पावर दी गई है प्रेसिडेंट को और कोर्ट्स को। कोर्ट्स इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल होता है प्राइम मिनिस्टर से। तो अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी चीफ मिनिस्टर है, अगर वो कोई गलत डिसीज़न ले रहा है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, गरीबों को नुकसान हो सकता है, किसी कम्युनिटी को नुकसान हो सकता है, तो वो क्या करती हैं? कोर्ट्स उनको रोक लेती हैं। तो सबके लिए लिमिट्स लगी हैं कि कोई एब्सोल्यूट सुपर पावरफुल नहीं बन सकता, ना ही कोई मोनार्क बन सकता है। तो समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं वो हम समझेंगे। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी हम समझेंगे और फिर हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक हमने समझ लिया। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट आपका बनता है तो आप पूछ लीजिएगा। और अगर पिछला वीडियो आपका कंप्लीट नहीं है तो पिछला वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए।